नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे उसी कड़ी में अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं। हिस्ट्री में हम काफ़ी आगे जा चुके थे, करीब 5 से 6 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर थे। किसी भी उल जुलूल टाइप की कोई भी चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, PCS से लेकर उसके नीचे तक, आप सारे एग्ज़ाम में मेरे अगर लेक्चर्स के थ्रू अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 100% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। और इस समय जो पीरियड में पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री में, काफ़ी टिपिकल और थोड़ा कठिन पीरियड चल रहा है इस समय हिस्ट्री का। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से चीज़ें एक तो समझाना थोड़ा टफ काम है, उनको मैं सरल भाषा में और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके हर एक लेक्चर शूट किए जाते हैं और कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं, कहीं से भी आप करेक्शन देख सकते हैं कि कंटेंट कैसा है। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री। ये आपका लेक्चर थोड़ा लंबे अंतराल बाद आपको मिल रहा है, रीज़न आपको पता है। अब मैं टोटली फ्री हूँ, अब आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री में जैसे हमने प्राक-ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के विधिवत अध्ययन कर लिया था। प्राक-ऐतिहासिक काल की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर उसको प्री हिस्ट्री और आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री की बात की जाए तो उसको हम 3 या 4 कालखंडों में डिवाइड करके अध्ययन किया था। पहला पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर उसी में मैंने आपको ताम्रपाषाण काल भी पढ़ा दिया था, चिल्कोलिथ और मैक्रोलिथ, इस टाइप से चीज़ों को हमने आपको बताने की कोशिश की थी। आद्य ऐतिहासिक काल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सभ्यताएँ थी, सारी सभ्यताएं मैंने विधिवत अध्ययन करा दिया था आपको, जिसमें से कुछ स्पेशली नई सभ्यताओं को मैंने स्पेशली नहीं किया, मतलब वो सभ्यताएं हैं हमारे लेक्चर में, उनकी जानकारी आपको दी गई है। क्वेश्चन वहाँ से बनते बहुत कम हैं, लेकिन आपकी जानकारी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बताई गई हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ मैं कुछ चीज़ें इसलिए बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा, ताकि आपको ये ना लगे कि जो मैं लेक्चर जो मैं वीडियो देख रहा हूँ इसमें कंटेंट की कमी है। कंटेंट की कमी किसी प्रकार की नहीं है, चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ज़्यादा आप स्टोरी नुमा अर्थात कहानी नुमा आपको बताया जाएगा उतना ज़्यादा समझने में आती हैं। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको जो भी कुछ बताया जाए पूरा कहानी नुमा बताया जाए, और मैं पूरा प्रयासरत रहता हूँ ताकि चीज़ें आपके समझ में आए। अगर आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिस्ट्री के कालखंड को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्री हिस्ट्री, जिसको हमने प्राक ऐतिहासिक काल बताया था आपको। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हमने आपको आद्य ऐतिहासिक काल बताया था। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल टाइम, हिस्टोरिक पीरियड, जिसको ऐतिहासिक काल बताया गया है। यही चीज़ें थी। प्राक ऐतिहासिक काल में आपको पुरातत्व तो तीनों में थे, जो भी कुछ बची कुची चीज़ें उनको पुरातत्व में अध्ययन कर लेते हैं, इसलिए पुरातत्व का अध्ययन यहाँ भी करेंगे। पुरातत्व को 2 भागों में डिवाइड करके हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल समाप्त हो चुके हैं। आज हम ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड की अगर बात की जाए तो इसको हम 3 कालखंडों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के वो 3 कौन से आयाम हैं? पहला, पुरातात्विक स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है उसका अध्ययन। फिर पुरातात्विक के बाद जो दूसरा आयाम है वो है विदेशी स्रोत। विदेशी जो आए हैं उनके थ्रू जो जानकारी मिली है, उनके माध्यम से जो जानकारी मिली है, उसे विदेशी स्रोत के अध्ययन के थ्रू हम अध्ययन करेंगे। अगला है आपका पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत और साहित्यिक स्रोत, यानी जो भी लोग आए हैं
कुछ राइटर आए, कुछ लेखक आए, साहित्यिक स्रोत, उनके माध्यम से जो भी कुछ जानकारी मिलती है वो। तो अगर बात किया जाए ऐसे, तो पुरातत्व को दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। पहला सिक्के, यानी सिक्कों के थ्रू जो जानकारी मिलती है, सिक्के अर्थात कॉइन, सिक्का, सिक्कों, स्रोत। दूसरा सिक्का और अभिलेख, इसको कॉइन बोलते हैं, इसको बोलते एडिक्ट। क्लियर? सही से लिख दूँ ताकि कॉइन्स और एडिक्ट। क्लियर? वहीं पर सिक्कों के अध्ययन को न्यूस्मेटिक्स बोलते हैं और अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। विदेशी स्रोत की अगर बात की जाए तो विदेशी स्रोत में आपके किताबें आ जाती हैं। जो भी लोग आए हैं उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, जैसे इनके हिस्ट्री के बाबूजी हिस्टोरिका जिन्होंने लिखी है, हेरोडोटस। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो भी विदेशी लेखक आए हैं उनके थ्रू जो भी जानकारी मिलती है, उनके द्वारा जो बताए गए हैं, वो सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो साहित्यिक स्रोतों को भी हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले धार्मिक, दूसरे गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक की अगर बात की जाए, धार्मिक में जैसे ब्राह्मण धर्म, गैर ब्राह्मण धर्म, ये धार्मिक के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण धर्म और गैर ब्राह्मण धर्म। वहीं पर अगर ब्राह्मण धर्म की बात करें, जिसमें जैसे रामायण, महाभारत, इन सब, भगवद गीता तो रामायण महाभारत का एक हिस्सा है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। गैर धार्मिक में हम बात करें तो यहाँ पर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। बौद्ध धर्म, ठीक है, धार्मिक और गैर धार्मिक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से हम एक एक चीज़ों का विधिवत अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अध्ययन करेंगे, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले सिक्के। सिक्कों के आधार पर हम कौन कौन सी जानकारी हमारे इतिहास के बारे में मिलती है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत दो भागों में, सिक्के, दूसरा अभिलेख, कॉइन्स एंड एडिक्ट। सिक्कों के आधार पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सिंधु सभ्यता से सिक्कों की जानकारी मिलना शुरू होती है। टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं, तो पकी हुई मिट्टी के जो सिक्के उनको टेराकोटा का सिक्का बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम धर्मों के आधार पर जानेंगे। धर्म मतलब कहने का मतलब ये सभ्यता और जो भी शासन वंश, जो भी शासन काल आया है, उनके आधार पर हम चीज़ों के विधिवत अध्ययन करेंगे, ताकि अगर आप एक एक, जैसे टेराकोटा है, पंचमार्क है, आहत है, पर्ण है, ऐसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इनका अगर एक एक अध्ययन करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। इसीलिए कौन से क्वेश्चन कैसे पूछता है, आहत सिक्का किसके शासनकाल में आया था, या किस वंश का सिक्का था, या शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के लोगों ने जारी किए थे, या टेराकोटा का सिक्का किस सभ्यता का सिक्का था, या अशुद्ध सोने के सिक्के किस शासनकाल में किस शासक ने चलाए थे।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सर्वप्रथम चमड़ा के सिक्के किसने चलाए थे, या किस शासन के समय शुरू हुए थे, किस वंश में शुरू हुए थे, किस साम्राज्य में शुरू हुए थे। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो मेरा कहने का माध्यम यह है कि कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाए कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चीज़ हम एक पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन जितने प्रकार से पूछा जाए हर प्रकार से आप जवाब दे पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3-4 सभ्यता वंश को लिखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के चले। सिंधु के बाद कौन सा आता है, मौर्य वंश आता है। तो मौर्य में कैसे वंश के सिक्के चले, क्लियर। मौर्य के बाद आपका आएगा यूनानी, ठीक है, यूनानी सिक्के, इन्हीं को इंडो ग्रीक बोला जाता है। इंडो ग्रीक या हिंदी में हिंद ग्रीक बोल देते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद कुषाण आए, कुषाणों ने कौन से सिक्के चलाए। फिर उसके बाद गुप्त वंश, कि गुप्त वंश के लोगों ने कौन से सिक्के चलाए, ठीक है। फिर उसके बाद सातवाहन, फिर हुमायूं, इस प्रकार से सिक्के चलते चले आए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन से सिक्के चले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सिक्के चले थे उन्हें हम बोलते टेराकोटा का सिक्का। कौन सा, टेराकोटा, टेराकोटा के सिक्के बोलते हैं, क्लियर। टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा बोलते हैं, क्लियर। या मिट्टी के सिक्के को, तो टेराकोटा के सिक्के किस सभ्यता के हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये बताया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सिक्के चले थे उन्हें टेराकोटा का सिक्का बोला गया है। वहीं पर अगर मौर्य काल में देखा जाए तो मौर्य काल में आपको 3 प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो सिक्का मिलता है उसको बोलते आहत। आहत का अर्थ ही होता है चोट देना, चोट देना, जोर से चोट देना, ठीक। तो सिक्कों को पीट कर, चोट मतलब पीट कर बनाया जाता था, इसलिए उसको आहत के सिक्के बोला है। फिर एक सिक्का यहाँ पे मिलता है पंचमार्क। पंचमार्क सिक्का वो था जिसमें 5 तत्व मिलाकर बना था सिक्का, इसलिए इसको पंचमार्क सिक्का बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक सिक्का आता है पर्ण। पर्ण में हुआ ये था कि एक्चुअली में इसमें चांदी के कुछ अंश मिलाकर ये सिक्का बना था, या इसको बोल सकते हैं अशुद्ध चांदी के सिक्के। क्या बोल सकते हैं आप, अशुद्ध चांदी के सिक्के, चांदी का सिक्का। पर्ण को आप अशुद्ध चांदी का सिक्का भी बोल सकते हैं। पंचमार्क में 5 तत्वों से मिलकर बना था, मार कूट कर बनाया जाता था। एक्चुअली में होता ये था कि जब सिक्का बन जाता था किसी भी वंश का, तो उस वंश की उसमें मोहर लगती थी। जैसे आप देखिए भारत में हमारे वर्तमान समय में जो रुपया चलता है, रुपया शेरशाह सूरी के दौरान चालू हुआ था। हुआ ये था कि जो रुपया चलता है इसमें आप देखिए, इसमें सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ जैसे, ठीक है, चिन्ह बने। तो क्या है, वो मोहर है एक, कि अशोक स्तंभ भारत देश का प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो लोगों को पता, अच्छा ये भारत का प्रतीक चिन्ह है, तो भारत की मुद्रा है, ये भारत का सिक्का है, ये भारत के पैसे हैं, ये भारत के रुपए हैं, क्लियर। ऐसे ही हर वंश, जो भी वंश आता है वो अपना एक प्रतीक चिन्ह लेकर आता था, ताकि उसके रहने पर वह सिक्का उसके साम्राज्य के बाहर, उसके देश में कहीं भी जाए तो लोगों की जानकारी हो कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे भारत के सिक्का रुपया है तो उसकी वैल्यू अलग है इंटरनेशनल मार्केट में, वैसे ही भारत में उस समय कुछ जनपद हुआ करते थे, साम्राज्य चलते थे, हर साम्राज्य के अपने सिक्के की अपनी अपनी वैल्यूज होती थी। उन वैल्यूज के आधार पर सिक्के की कीमत चलती थी। हुआ ये कि हर, जैसे मौर्य वंश की आप बात कर लें तो मौर्य वंश में अगर आहत सिक्का है तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू जितनी भी होगी वो मौर्य के साम्राज्य के जो भी होगा वहाँ तक होगी। उसके बाहर जो भी साम्राज्य होगा, जिस शासक का साम्राज्य होगा, उनके वहाँ जो सिक्के होंगे उनकी वैल्यूज अलग होंगी। तो इसलिए इसके कंपेरिजन में लोगों को पता चलेगा, अच्छा ये मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का सिक्का है, इसकी कीमत ये है। इस प्रकार से मोहर मारी जाती थी। तो मोहर जब मारी जाती थी तो उसमें चोट आती थी, तो चोट को ही एक वर्ड है आहत। आहत का अर्थ ही होता है चोट देना। तो मौर्य वंश में 3 प्रकार के सिक्के मिलते हैं आपको पढ़ने को। आहत सिक्के, पंचमार्क, पर्ण, याद हो गया, आहत, पंचमार्क, पर्ण। सिंधु घाटी में टेराकोटा, मौर्य वंश, उसके बाद अगला वंश आएगा मौर्य वंश में आहत, पंचमार्क और पर्ण, क्लियर। वहीं पर यूनानी, इंडो ग्रीक की बात की जाए तो इंडो ग्रीक में
सोने के सिक्के चलाए थे। ये जो लोग थे इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, यानी गोल्ड कॉइन। लेकिन बात अगर कुषाणों की जाए, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में किस वंश ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनान या इंडो ग्रीक या हिंद ग्रीक जो हैं उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन फिर आपसे क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया जाता है। कैसे? सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के यानी प्योर गोल्ड के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, प्योर गोल्ड यानी 100% उस सिक्के की शुद्धता थी कि वो सोने के सिक्का था। क्लियर? तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन, यूनानियों ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम यूनानियों ने जारी किए, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं कि शुद्ध है कि नहीं है। लेकिन कुषाणों ने जो सिक्के चलाए हैं वो शुद्ध सोने के सिक्के हैं। क्लियर? तो इससे ये क्लियर होता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए वो कुषाणों ने जारी किए, लेकिन सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी या यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर बात गुप्त काल की जाए तो गुप्त काल में अगर आप बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले फिर क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए। ठीक है, तो सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल ने चलाए किसके? सोने के। सर्वाधिक सोने के सिक्के उन्होंने चलाए, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल ने। अब एक चीज़ खुद ही सोचिए, अगर आप किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी आप किसी चीज़ की तभी बढ़ा पाएंगे जब उसमें क्वालिटी की कमी करेंगे। तो एक चीज़ सिद्ध है कि यहाँ से अब जो सिक्के सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले हैं, लेकिन ये जो सिक्के होंगे शुद्ध सोने के सिक्के नहीं होंगे। तो इसलिए अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुए। किसमें? गुप्त काल में। किसी भी चीज़ की अगर सपोज दैट आपके घर में कोई भी सामान एक लिमिट वैल्यू में है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो क्वालिटी कब बढ़ेगी? जब उसकी क्वांटिटी में कुछ कमी आएगी। क्वालिटी में जब कुछ कमी आएगी तभी क्वांटिटी आप बढ़ा पाएंगे। कहने का तात्पर्य मात्रा तभी बढ़ेगी जब उसकी शुद्धता में कुछ ना कुछ आप गड़बड़ी करेंगे। क्लियर? तो गुप्त काल के लोगों ने सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। सर्वाधिक कैसे जारी कर पाएंगे? जब उसमें कुछ ना कुछ घोल मोल करेंगे। इसलिए गोल मोल किया उन्होंने। क्या किया? उन्होंने शुद्ध सोने की जगह अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो किसने? गुप्त काल ने, गुप्त वंश के लोगों ने। दूसरी चीज़, यहीं से चांदी के शुद्ध सिक्के लेकिन यहाँ से जारी हुए थे। चांदी के शुद्ध चांदी के सिक्के, शुद्ध चांदी के सिक्के। क्लियर? अगर फिर यहीं से क्वेश्चन आप यहाँ से फिर बनता है कि अशुद्ध सोने के सिक्के किस गुप्त वंश के किस शासक के समय अशुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए? तो अशुद्ध सोने के सिक्के जो जारी हुए थे अशुद्ध अशकंद, आसे अशुद्ध आशे अशकंद, आपार अशुद्ध आपार अशकंद गुप्त। अशकंद गुप्त ने गुप्त वंश के शासक हैं या राजा हैं, महाराजा हैं, जो भी कुछ है वो है अशकंद गुप्त का। जब समय आया तो अशकंद गुप्त ने अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो एक चीज़ आप कह सकते हैं कि गुप्त काल में किस शासक के समय सबसे ज़्यादा सिक्के जारी हुए? तो वह था अशकंद गुप्त। लेकिन अशुद्ध सोने के सिक्के किसके समय जारी हुए? अशकंद गुप्त के समय पर। बात वही है, चाहे क्वेश्चन पूछ ले अशुद्ध सोने के सिक्के तब भी अशकंद गुप्त, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके समय पर? तब भी अशकंद गुप्त। शुद्ध चांदी के सिक्के, चांदी यानी चंद्रगुप्त, चांदी को क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। चांदी, शुद्ध चांदी के सिक्के की अगर बात की जाए तो शुद्ध चांदी, चा से चांदी, चा से चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर? वहीं पर फिर इसके बाद फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मयूर शैली के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे। मयूर शैली के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे। तो फिर यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए मयूर शैली के सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने मयूर समुद्र, ठीक है। मयूर शैली के सिक्के समुद्रगुप्त में। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है। लिच्छवी दौहित्र एक्चुअली में इनकी जो माँ थी वो लिच्छवी नरेश की पुत्री थी। तो ये ज़्यादातर समय इन्होंने अपने ननिहाल में बिताया था, इसलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। फिर एक समय आता है कौड़ी के सिक्के किसने जारी किए? किस वंश के, किस शासक के समय जारी हुए थे? तो कौड़ी जो है गुप्त काल में ही जारी हुए थे कौड़ी के सिक्के, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो गुप्त काल में जो आप सब सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, अब सर्वाधिक सोने हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तो इसका कहने का तात्पर्य अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में। लेकिन किसके समय का? अशुद्ध स्कंदगुप्त। लेकिन शुद्ध चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। लेकिन मयूर शैली के सिक्के किसके समय पर जारी हुए? समुद्रगुप्त के समय पर जारी हुए थे। और कौड़ी जो है वो भी गुप्त वंश में ही जारी हुए थे। इस प्रकार से अगर आप देखें तो गुप्त काल में 1 2 3 4 5 प्रकार के सिक्के जारी हुए। अशुद्ध सोना, शुद्ध चांदी और 4 प्रकार, मयूर शैली और कौड़ी। गुप्त काल में 4 प्रकार के सिक्के जारी हुए। कौन कौन से? सोना यानी सोने के, अशुद्ध सोना, चांदी, शुद्ध चांदी के, फिर उसके बाद मयूर शैली के, फिर उसके बाद कौड़ी के। कौड़ी की अगर बात की जाए तो जैसे आप गंगा स्नान करने जाते हैं या जहाँ मोरंग की खुदाई होती है वहाँ आप देखेंगे ऐसे गोल गोल पत्थर होता है, उसमें आगे एक कटा भी होता है एक तरफ, उसको कौड़ी बोलती है। उसकी कुछ वैल्यू होती थी, उस कौड़ी के हिसाब से पैसे रुपए चीज़ों का आदान प्रदान विनिमय होता रहता था, ठीक है। तो मयूर शैली के सिक्के की खूबी क्या थी? मयूर शैली के सिक्के में मयूर बना रहता था, इसलिए उस सिक्के का नाम था मयूर शैली का सिक्का, ठीक है। बाकी इनसे संबंधित जो भी ज़्यादा जानकारी है जब ये काल पढ़ाएंगे तब आपको बताई जाएंगे। अभी आपको ओवरऑल तरीके से जो क्वेश्चन पूछाता है वहाँ से, अभी हम किसी भी वंश का स्पेशली अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिक्कों का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए सिक्के के अंतर्गत जो भी वंश आ रहे हैं, जिस वंश में जो सिक्के चले हैं उस आधार पर आपको जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं, थोड़ा हम रफ करेंगे ताकि रफ करेंगे, हाँ यहीं आगे चलते हैं, यहीं से बता देते हैं। उसके बाद अगला जो वंश आएगा गुप्त वंश के बाद 1 2 3 4 5 छठा जो होगा वो होगा सातवाहन। फिर 7वां जो होगा वो होगा क्या बोलते हैं उसको, हुमायूं के समय पर जारी हुआ था मुगल वंश। लेकिन मुगल वंश नहीं लिखेंगे हम, हुमायूं के समय लिखेंगे, हुमायूं के समय पर जारी हुआ था, ठीक है। फिर 8वां है एक शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी, क्लियर। सातवाहन को ही आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं, आंध्र सातवाहन के सिक्के। रीजन सातवाहन जो वंश था ये आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए इसको आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन को आंध्र सातवाहन। तो सर्वप्रथम शीशे के सिक्के, किसके? शीशे के सिक्के। किसने शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो आपको पता होना चाहिए सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे, क्लियर। हुमायूं के समय पर चमड़ा का सिक्का जारी हुआ था। चमड़ा का सिक्का इस प्रकार जारी हुआ था कि एक व्यक्ति था शिहाबुद्दीन, इसकी पहले थोड़ी स्टोरी सुन लें, नाम लिखे दे रहा हूँ, शिहाबुद्दीन, ठीक। जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बिहार में घेर लिया, हुमायूं बंगाल से वापस आ रहा था,
शेरशाह सूरी ने रास्ते में इसको घेर लिया। तो ये रास्ते में जब रुक गया तो एक्चुअली में होता यह है कि जब कोई ज़्यादा बड़ी चढ़ी बाप की औलादें होती तो उनको संघर्ष, थोड़ा चीज़ों के बारे में, ज़मीनी हकीकत के बारे में थोड़ा जानकारी कम होती है। तो हुमायूं को यही मालूम ही नहीं तब बाढ़ क्या होती है। तो जब हुमायूं को इसने रोक लिया, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में ज़बरदस्त गंडक नदी से आपकी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ आती है। इसलिए बिहार में जो बाढ़ आई उसके वजह से वो यमुना नदी में कूद गया। यमुना नदी में कूदने की वजह से उसको पता ही नहीं था बाढ़ आती है तो किधर भागते हैं, ऊंचाई की ओर भागना चाहिए, और उसको पता ही नहीं था किसे भागना चाहिए, तो नदी में कूद गया। जो नदी में कूद गया तब तो उसको वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, मछुआरा या मल्लाह एक ही चीज़ होती है, मछुआरे, हाँ, मल्लाह जात का एक व्यक्ति था शहाबुद्दीन, उसने हुमायूं को बचा लिया था। तब हुमायूं वहाँ से बचकर आया था, तब उसने शहाबुद्दीन को एक दिन का राजा घोषित किया था। जैसे उत्तराखंड में भी एक लड़की थी, क्या शिवांगी क्या से कुछ नाम, क्लियर नाम याद नहीं है, तो उसको एक दिन का सीएम बना दिया गया था। वैसे हुमायूं जब खुश हुआ तो उसने शहाबुद्दीन को एक दिन का राजा बना दिया। तो शहाबुद्दीन बहुत होशियार था, उसने सोचा कि अगर संपत्ति तो उसने हुमायूं ने दे ही दी होगी, क्योंकि उसने जान बचाई थी। राजा महाराजा की आपने जान बचा दी तो क्या पूछ रहा भैया, आज तो माला माल हो जाएंगे, तो उसने बचा दी होगी तो माला माल तो हो ही गया होगा। इस प्रकार उसने एक दिन का उसको राजा बनाने की घोषणा की। जब वो एक दिन का राजा बना तो उसने चमड़े के सिक्के जारी कर दिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पड़ जाता है और नॉर्मली बुकों में मिलता भी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए चमड़े, जब क्वेश्चन पूछा जाए कि किस शासक के समय पर चमड़े के सिक्के जारी हुए थे, तो वहाँ पर मुग़ल वंश के राजा होंगे, शासक होंगे। तो अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुमायूं, लेकिन किस व्यक्ति ने जारी किया था, तो शहाबुद्दीन ने किसके शासनकाल में जारी किया था, हुमायूं के। या जब वंश के आधार पर चीज़ें पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए हुमायूं मुग़ल वंश का शासक था। तो अगर पूछे मौर्य वंश, मुग़ल वंश, गुप्त वंश, इस प्रकार जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए मुग़ल वंश के समय पर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है और कुछ नहीं होता है कि यही चीज़ को देखो, हुमायूं मुग़ल वंश का था तो क्वेश्चन बन जाएगा चमड़ा किस वंश के लोगों ने चमड़े के सिक्का जारी किए थे, तो आपको पता होना चाहिए मुग़ल वंश के। या फिर चमड़ा का सिक्का किसने जारी किया था, तो शहाबुद्दीन ने। शहाबुद्दीन ना हो, हुमायूं हो, तो हुमायूं को टिक कर देना, प्रायोरिटी देनी। शहाबुद्दीन और हुमायूं दोनों हों तो शहाबुद्दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। क्लियर। या शहाबुद्दीन ने चमड़ा का सिक्का किस मुग़ल शासक के समय पर जारी किया था, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनता है। बात शेरशाह सूरी की जाए तो शेरशाह सूरी एक बहादुर योद्धा था। उसने अपने दम पर सूरी वंश की नींव डाली थी। और शेरशाह सूरी कहते हैं अगर उसका कार्यकाल थोड़ा और चलता तो भारत का रूप नक्शा कुछ दूसरा ही होता। मुसलमानों का जो साम्राज्य फैला, मुसलमान का कोई साम्राज्य नहीं होता। हुमायूं के बाद कोई भी मुसलमान इधर होता नहीं, जो भी होते भारतीय होते। लेकिन वो उसका दुर्भाग्य था कि वो अपने ही बुरे वक्त में फंस गया और अपने ही गोले से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये शेरशाह सूरी के जब कार्यकाल आएगा, शेरशाह सूरी के समय में आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने शेरशाह सूरी के बारे में मध्यकालीन भारत के इतिहास जब आप देख जाएंगे तो वहाँ आपको बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी ऐसे 2-3 लोगों के आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो वहाँ पर आप जाकर शेरशाह सूरी के बारे में विधिवत अध्ययन की जानकारी कर सकते हैं। शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, दाम, रुपया और असरफी। दाम, रुपया और असरफी। आप ये कह सकते हैं निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। क्लियर होने की बात यह है कि दाम, जैसे आप इस समय जाते किसी भी चीज़ का पूछते भैया क्या दाम है, तो उस समय दाम जो है एक्चुअली में वो रेट नहीं, रेट
दाम का है, दाम का हम अर्थ लगा लेते हैं रेट से, यानी दर से। स्पेशली दाम दर या रेट नहीं होता है। दाम एक मुद्रा थी, शेरशाह सूरी ने जारी की थी, ठीक है, लेकिन वो आज भी प्रचलन में है, लेकिन गलत तरीके से उसका प्रचलन में है। तो इस प्रकार से जैसे कि आप भारत का मुद्रा रुपया चल रही है, रुपया आज भी है, ठीक है, असरफी नहीं है। तो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, इस प्रकार से लोअर क्वालिटी, मध्यम क्वालिटी और हायर क्वालिटी, इस प्रकार से। कहने के तात्पर्य है जो दाम था, ये जो मुद्रा थी ये तांबे की थी, ये तांबा की थी। रुपया जो था, रुपया चांदी का होता था और असरफी सोने की होती थी। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रुपया शेरशाह सूरी के समय असरफी किस धातु की होती थी? असरफी सोने की होती थी। दाम तांबे का होता था, रुपया चांदी का होता था। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपको सिक्कों के आधार पर जानकारी जो भी हमें इतिहास से मिलती है, हमारे प्राचीन इतिहास से, वो इस प्रकार से। अगर यहीं पर अगर आप देखें याद करना कितना आसान है। टोटल 8 वंश के आधार पर मैंने सिक्कों को बांटने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से आपको टेराकोटा का सिक्का मिलता है। टेराकोटा का अर्थ होता है पकी हुई मिट्टी, तो जो सिक्के थे पकी हुई मिट्टी के होते थे। क्लियर? दूसरा जो आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश से मैंने आपको 3 प्रकार के सिक्के बताए हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, हो गया। मौर्य वंश से आपको 3 प्रकार के सिक्के बताए हैं। पहला आहत, पंचमार्क और पर्ण। पर्ण जो था अशुद्ध चांदी का सिक्का था। आहत जो था, आहत मतलब एक बार वे सिक्के थे जो चोटिल सिक्के होते थे, जिनको हथौड़ा से मारा पीटा जाता था, ठीक है, कूटा जाता था। पंचमार्क 5 तत्वों से मिलकर सिक्का बनता था। तो ये 3 प्रकार के सिक्के आपको मौर्य काल में मिलेंगे। वहीं पर यूनानियों की बात की जाए तो सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी किए थे, या इंडो ग्रीक या हिंद ग्रीक, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। लेकिन सबसे पहले जब क्वेश्चन आ जाए शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आपको पता होना चाहिए शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, प्योर गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, कुषाणों ने। गुप्त काल में आपको 4 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। सोने या उसी को अशुद्ध सोने के सिक्के बोल सकते हैं, शुद्ध चांदी के सिक्के, चांदी या शुद्ध चांदी के सिक्के, मयूर शैली के सिक्के और कौड़ी, ये सिक्के, ठीक। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश में जारी हुए? गुप्त वंश में। अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त वंश में। किस शासक ने जारी किए? स्कंदगुप्त ने। क्लियर? वहीं पर फिर उसके बाद चांदी, शुद्ध चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे, या चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्लियर? वहीं पर मयूर शैली के सिक्के किसने जारी किए थे? मयूर यानी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दाहित्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनकी माँ लिच्छवी नरेश की बेटी थी। मयूर शैली समुद्रगुप्त द्वितीय और कौड़ी गुप्त वंश के ही सिक्के थे। क्लियर? वहीं पर सातवाहनों की बात की जाए, 7 से सीसा, शीशे धातु के सिक्के किस वंश ने जारी किए? सातवाहन ने। वहीं पर चमड़ा किस वंश का था? मुगल वंश का था। चमड़ा किसने जारी किया था? हुमायूं के समय पर जारी हुए, किसने जारी किया था? क्वेश्चन पूछा था, शहाबुद्दीन, ठीक। शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, दाम, रुपया और अशरफी। दाम जो था वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए था, क्योंकि वो तांबे का था। रुपया तो चांदी का था, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो भी किसी भी समाज में जो वर्ग होता है सबसे बड़ा, वो मध्यम वर्ग होता है। मध्यम वर्ग वो वर्ग होता है जो ना तो बहुत फल फूल पाता है, ना ही बहुत लो रहता है। यानी कुछ सपने उसके साकार होते, कुछ सपने उसके बाकी रह जाते हैं, वो मध्यम वर्ग होता है। निम्न वर्ग वो वर्ग होता है जिसमें सारे सपने ही रह जाते हैं। हाई वर्ग यानी कुलीन वर्ग, यानी बढ़ा चढ़ा VIP लोग, कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनके सारे सपने साकार होते, वो VIP वर्ग, ये मेरा मानना है, ठीक। तो इस प्रकार से सिक्के शेरशाह सूरी ने जारी किए थे। इस समय भारत की जो मुद्रा रुपया है वो शेरशाह सूरी के समय पर ही जारी हुई थी, ठीक है। तो ये रहा सिक्कों का इतिहास, जिसके आधार पर हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं।
पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। पुरातात्विक स्रोतों को 2 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ चुके हैं, एक सिक्का, दूसरा अभिलेख। अगले लेक्चर में अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर यहीं पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो आप रियली कन्फ्यूज हो जाएंगे। अभिलेख, वैसे यहाँ पर अभिलेखों के बारे में बहुत कम चीज़ें बताई जाएंगी, मोटी मोटी चीज़ें बताई जाएंगी। रीज़न ये है कि अभिलेखों को हम जब कोई भी वंश पढ़ाएंगे, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, इस प्रकार कुषाण वंश, तब आपको यूनान वंश, तब आपको वहाँ पर उन्हीं के साथ आपको अभिलेखों को पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभिलेख क्या है, हर एक शासक ने, अशोक ने शुरू किए थे अभिलेख, सबसे पहले भारत में अशोक ने शुरू किए थे। अगर इंटरनेशनल लेवल पर शुरू देखा जाए तो डेरियस ने शुरू किया था, और डेरियस जो है ईरान का था। तो क्वेश्चन ये कहा जाता है कि अशोक ने किसके अभिलेखों को नकल करके भारत में जारी किया था, तो ईरान का शासक था डेरियस। तो डेरियस के अभिलेखों की नकल यानी फोटोकॉपी या क्या बोलते हैं उसको, कॉपी थी भारत में अभिलेख अशोक। और अशोक भारत में किसने जारी किया? तो अशोक ने। इंटरनेशनल लेवल पे डेरियस, राष्ट्रीय लेवल पर यानी नेशनल लेवल पर अशोक। ठीक, फिर अशोक के आगे जो भी वंश आएंगे, जो भी शासक आएंगे, उन्होंने अपने अपने जो अभिलेख जारी किए, स्तंभ लेख, गुहा लेख, भीतरी अभिलेख, ठीक, भित्ति अभिलेख, ऐसे कई शिलालेख, ऐसे ऐसे जो अभिलेख हैं, 3-4 प्रकार के अभिलेखों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हुआ। तो ये है, आज के लिए इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काफ़ी लेवल डाउन हो चुका है और उम्मीद है कि अब थोड़ा मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन सुधर चुका होगा आप लोगों का, क्योंकि कोरोना एक जो हवा बनकर आया था, जो भयावह स्थिति खड़ी हो गई थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं, मतलब कगार पर आ चुकी हैं। वैसे भी काफ़ी केसेस आते हैं, लेकिन अब उतना ज़्यादा डर लोगों में नहीं है। केस तो वैसे ही है, मतलब चीज़ें तो वही हैं, केस कम हुए हैं क्योंकि लोग अब ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। मैंने आपसे कहा भी था, आस पड़ोस न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। अब आप न्यूज़ देख सकते हैं, क्योंकि अब आप न्यूज़ में कोरोना की जानकारी बहुत कम मिलती है। वो एक दौर था जब कोरोना के बारे में, सिर्फ कोरोना के बारे में जानकारी मिलती थी और लोगों के मन में एक नकारात्मक थॉट बैठ चुका था, निगेटिव थिंकिंग बन चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों के दिल में, दिमाग में एक डर बैठ चुका था। लोग सहमे सहमे से रह रहे थे। इसलिए मैंने आपको मना किया था कि कोई भी नकारात्मक चीज़ों की ओर ध्यान न दें। इसलिए न्यूज़ देखने के लिए मैंने बंद किया था। और अब UPSI भी इस समय चल रहा है, 15 तारीख उसकी लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अप्लाई ना किया वो कर लें। और एक जानकारी अगर जिनको ना हो जान लें कि जो भी व्यक्ति 2018 तक 30 वर्ष के थे या 2018 के बाद 30 वर्ष के हो रहे हैं, तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2018 तक जिन लोगों की 30 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई थी, वो UPSI का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनकी एज जो अप्लाई कर रहे हैं वो करते रहें। तो UPSI एक अच्छा मौका है, एक पूरे रुतबे की जॉब होती है। जो लोग करना चाहते हैं अप्लाई करिए, बैठिए और अपना परीक्षण करिए, टेस्ट वेस्ट देते रहिए। यही सारी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में ये मादा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।